वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट हो चुकी है 9 मार्च। 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं? देखिए, 8 मार्च की हमारी वीडियो नहीं आई थी, तो 8 मार्च और 9 मार्च के करंट अफेयर्स को मिक्स करके ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। टेंशन नहीं लीजिएगा, 8 मार्च के करंट अफेयर्स भी इसी में मिक्स हो जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो 8 मार्च के मतलब 9 मार्च की या कोई भी आपको मार्च मंथ की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करो और जो भी पीडीएफ होगी वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। पेड ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है ज्वाइन करना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी पे मिलने वाली है। ठीक है, बाकी देख लो भाई, आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले चालुक्य की कुछ डिस्कवरी हुई है। नारासापुर लेस को जीआई टैग दिया गया है। ओबेसिटी के ऊपर देखा गया कि भाई मोटापे में वृद्धि हुई है, कम तो नहीं हुआ, वृद्धि हुई है। पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस के ऊपर और 2047 का एग्रीकल्चर पे क्या विजन रहेगा। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें सबसे पहला चालुक्य के ऊपर है। देखो भाई, चालुक्य के ऊपर बादामी चालुक्य जो एम्पायर है साउथ इंडिया डायनेस्टी का, उन्होंने, आपको पता है कि काफी कुछ बढ़िया बढ़िया काम करा है। तो अब उनकी कुछ तेलंगाना में डिस्कवरी हुई है। वो आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज हुई है ना, वो काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। वहां पे रेयर टेम्पल्स देखे गए हैं, जैसे कि तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है नालगोंडा में, मुदीमालियाकन। यहाँ पे बादामी चालुक्य टेम्पल जो हुआ करते थे उसकी डिस्कवरी तो हुई है, उसके साथ साथ उनके कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये जो फाइंडिंग्स हैं, जिसमें 2 टेम्पल्स हैं बादामी चालुक्य टाइम पीरियड का, तो वो सब यहाँ पे देखा गया है। एक प्रिहा करके टीम है, ये यहाँ पहुंची थी, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल एंड हेरिटेज की। उन्होंने ये चीज बताई है। तो ये लेबल जो इंस्क्रिप्शन है ये बहुत पुराना है, बादामी चालुक्य के टाइम पीरियड का है। एक पिलर पे 5 टेम्पल्स हैं विलेज में, वहां देखा गया। इसके फर्स्ट जो 2 लेटर्स देखे गए हैं वो गांधा और हीरो करके देखे गए हैं। ठीक है, ये किसी को टाइटल दिया गया होगा, ये टेम्पल्स में से देखने को मिला है। और ये टेम्पल्स जो है बहुत पुराने हैं, 543 एडी से 750 एडी के टाइम पीरियड में, बादामी चालुक्य के टाइम पीरियड में ये एक देखे गए हैं बादामी चालुक्यन टेम्पल्स। ठीक है, आर्किटेक्चर जो तेलंगाना में आज के समय का, पहले का वो था आंध्र प्रदेश, आज के समय का तेलंगाना है ये। ठीक है, साथ ही साथ इसमें टेम्पल्स जो है, वहां पर 5 टेम्पल्स है, पंचकुटा टेम्पल्स। ठीक है, जिसमें से एक टेम्पल में शिवलिंग यहाँ पर मिसिंग है, एक में विष्णु जी की मूर्ति यहाँ पर मिसिंग है, विष्णु भगवान की। तो ऐसी चीजें देखी गई हैं। ठीक है, अभी ये वर्शिप के इस्तेमाल नहीं करें, इनमें कुछ मतलब अभी कुछ नहीं होता है, ये मंदिर मतलब ऐसी बस बने हुए हैं, अभी यहाँ पे कोई पूजा वगैरह नहीं होती है। ऐसी राम टेम्पल भी है, एक राम मंदिर भी है। तो मेन बात है, आपको बादामी चालुक्य के बारे में पता होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए भाई, जो ये बादामी चालुक्य का आर्किटेक्चर है, ये बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर है। मालप्रभा रिवर के किनारे देखने को मिलते हैं। और इस पूरे जो ये टेम्पल्स बनाते हैं, इस पूरे टेम्पल के स्टाइल को वेसरा स्टाइल कहते हैं। जहाँ पे आपने सुना होगा, एक टेम्पल के स्टाइल को द्राविड़ा भी कहते हैं और एक वेसरा होता है। ठीक है, वेसरा स्टाइल वो होता है जिसमें साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन सारे मिक्स कर दिए जाते हैं। यहाँ पर रॉक कट टेम्पल्स आपको मिलेंगे, पट्टाडाकल। ठीक है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसमें रॉक कट केव्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स यहाँ पे सब देखने को मिलेंगे। बादामी चालुक्य आर्किटेक्चर। ठीक है, बादामी चालुक्य एक एम्पायर था जो कि वटापी कर्नाटका में स्टार्ट किया गया था, एक पूरा एम्पायर। इसको स्टार्ट करने वाले पर्सन है पुलाकेसी वन। ठीक है, फिर इसको पुलाकेसी टू, बहुत सी किंगडम सुनना, हराई मैसूर की, गुजरात की, मालवा गुजरात, गुज्जर प्रतिहार, धीरे धीरे करके इनको राष्ट्रकूटा ने, फिर राष्ट्रकूटा दंती दुर्गा ने हटा दिया। तो ये थे बादामी चालुक्य। आप लोगों ने इनके बारे में, जब आपने एंशंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपने इनके बारे में जरूर कभी ना कभी डिस्कशन देखा होगा। तो ये वही है, ये इन्हीं की यही इंपॉर्टेंस है, इन्हीं के बारे में आपको ये सारे फैक्ट्स याद भी करने हैं। तो सभी लोग इनमें जो भी नोट्स बना रहे हो, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स अच्छे से बनाए हुए हैं, वहां पे भी इसको आप नोट कर सकते हो। बाकी ये आपको वैसे भी लर्न करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला आर्टिकल है जो कि जीआई टैग्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नारसपुर लेस को ये मिला है। नारसपुर
क्रोशेट लेस क्राफ्ट है, जो कि बहुत ही पुरानी लेस क्राफ्ट है, गोदावरी रीजन में की जाती है। लेस बनाते हैं ना, एक लेस से हस्तकला आंध्र प्रदेश में, इसको जीआई टैग मिला है, जिसने इस पूरी चीज को रिवाइव कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या था, जो चाइना से प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी इसको जीआई टैग मिला, तो अब क्या है, इसकी पहचान बढ़ जाएगी और लोग इस चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये है जीआई टैग, जो कि नारसपुर लेस को दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के रीजन में बिलोंग करती है। तो जीआई टैग आपको पता है भौगोलिक संकेतक इसे कहते हैं, और ये उस आइटम को दिया जाता है जो उस जगह की पहचान के रूप में बन जाता है। 10 सालों के लिए दिया जाता है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, मतलब कि कौन सी मिनिस्ट्री हो गई, वाणिज्य मंत्रालय, वो यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम के लिए। जीआई टैग हमेशा से जो है मिनिस्ट्री में कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये अभी दिया है, इन्होंने खूब सारी जगह को दिया है। ठीक है, क्राफ्ट और इन सब की चीजों को बढ़ाते हैं। नारसपुर और पालासोल जो है गोदावरी रीजन में लेस के लिए खूब जाना जाता है। 15,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो कि इस लेस के कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, वहां पे वो इस चीज से पैसा कमाते हैं। वो बात अलग है कि कोविड के समय काफी ज्यादा कम हो गई थी ये चीजें। ठीक है, तो वहां पर ये एक अलंकृति फेडरेशन है लेसेस बनाने की, जो ये पूरा काम देखती है, जिसमें अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है, विमेन ने ज्वाइन किया हुआ है। ऑल इंडिया क्रॉशेट लेक एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर के नारसपुर क्रॉशेट लेक, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से अपना काम कर रही है। ठीक है भाई, लेस की जो क्राफ्ट है लोकल वुमेन्स ने बहुत पहले से ही स्टार्ट की हुई है। शुरुआत करने वाले स्कॉटलैंड के थे, जो भारत में आके जिन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी 1844 में। फिर धीरे धीरे करते करते फेमाइन, डेट डिप्रेशन, काफी से वुमेन यहाँ पर इसको जो है वो बनाया करती थी, और धीरे धीरे ये लेस की क्राफ्ट आगे बढ़ती गई। तो मेन बात यही है, जीआई टैग जो है वो एक एक किसी भी आइटम को बढ़ावा देने में खूब मदद करता है। मतलब वो आइटम जो है उपलब्धियों तक, बुलंदियों तक पहुंचता है, उस आइटम को पहचान मिलती है, उस आइटम को नजर में आता है, और वहां पे जो भी लोग जाता है, मतलब टूरिज्म के रूप में जो भी लोग जाते हैं वहां पर, उनको उस चीज, उस जगह के बारे में पता चलता है, उस चीज के बारे में पता चलता है, तो वो चीजें वो वहां पर खरीदना भी प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से ये एक वहां की पहचान के रूप में बन जाता है। इसे कहते हैं जीआई टैग। बहुत सारे जीआई टैग दिए जा चुके हैं, सबसे ज्यादा कर्नाटका को मिले हुए हैं जीआई टैग, उसके बाद तमिलनाडु को मिले हुए हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग मिलने की कमी नहीं है भारत में। खूब सारे जीआई टैग भारत में अलग अलग जगह को दिए गए हैं, अलग अलग चीजों को दिए गए हैं। जीआई टैग जरूरी भी है देना, क्योंकि इससे बहुत फायदा भी मिलता है, उस जगह को उस पहचान भी अच्छी खासी मिलने लग जाती है। तो ये जीआई टैग एक अपने आप में अच्छा खासा उपलब्धि ही है। अगर ये दिए जाते हैं तो इसमें फायदा ही होता है, उस प्लेस को, उस जगह को, काफी उस आइटम को बहुत अच्छी पहचान मिल जाती है। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को सारे फैक्ट्स अच्छे से लर्न करने हैं। क्लियर हुआ? ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लर्न हो जाएगी सभी लोगों को। अगला देखेंगे भाई, ग्लोबल ओबेसिटी। ओबेसिटी में, मोटापे में काफी ज्यादा सर्ज देखने को मिला है। ओबेसिटी बढ़ रहा है बच्चों में भी और सब में भी। ठीक है भाई, तो ये चीज है। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ये देखी गई है कि भाई ओबेसिटी के जो रेट है वो 4 गुना बढ़ गए हैं भाई, 4 गुना। है ना, अडल्ट्स में देखा गया है 2022 में ओबेसिटी बढ़ गया। ओबेसिटी मतलब वही कि मोटापा हो जाता है। हेल्थ ट्रेंड्स, चाहे वैसे देखो हेल्थ ट्रेंड्स भी खूब बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि जिम और फिटनेस के ऊपर भी लोग खूब ध्यान देने लग गए आज के टाइम पे, ऐसा नहीं कि लोग ध्यान नहीं देते। पर वही है कि उन सब चीजों के साथ साथ फिर भी ओबेसिटी में, मोटापे में देखने को मिला है कि इंक्रीज हुआ ही हुआ है। ये पूरी स्टडी जो है वो लैंसेट ने यहाँ पर प्रोवाइड करी थी, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर। 1500 से ज्यादा रिसर्चर्स ने यहाँ पर वेट, हाइट, इन सब चीजों को चेक करके बॉडी मास इंडेक्स जो होता है देखा है कि भाई ओबेसिटी और अंडरवेट कितना कितना है, कि भाई कितनी ओबेसिटी और कितना अंडरवेट है। पूरा पूरा बैलेंस उसका जो है वो चेक करने के लिए देखा गया है यहाँ पर। तो ओबेसिटी जो है यहाँ पर देखा कि भाई ओबेसिटी और अंडरवेट दोनों चीजें हैं भारत में। मोटापा भी और कम वजन भी है लोगों का, दोनों चीजें देखने को मिल रही है भारत के अंदर। तो ये दोनों ही चीजें हमें, इंडिया जो है वो शिकार है इन दोनों चीजों का ही। ठीक है, इंडिया में ट्रेंड जो है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ओबेसिटी बढ़ा है, ठीक है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। आप देख सकते हो 0.1 से 3.1 गर्ल्स के लिए बढ़ा है, 0.1 से लेकर 3.9 बॉयज के लिए बढ़ा है। विमेन के लिए भी इंक्रीज हुआ है और मेन के लिए भी ये पूरा का पूरा इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या ही, अब देखो यार, मोटापा कम करने के लिए बेचारी गवर्नमेंट भी क्या ही करे। गवर्नमेंट क्या करती है,
गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश करती है कि भाई ईट राइट बनाए यहाँ पर, ठीक है, ईट राइट जैसी चीजें यहाँ पर लेकर के आए, ठीक है। ईट राइट मतलब क्या होता है कि प्रॉपरली सब लोग सही तरीके की चीजें खाएं, ऐसे ही कुछ भी कोई ना खाए, सब लोग सही तरीके की चीजें बिल्कुल खाएं। तो वो चीज उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दी। अब वही है ना, लोग खाएंगे तो वही बात है। स्कूलों में अच्छा खाना देना शुरू कर दिया, ठीक है, लेबल करके देना, FSSAI जो कि पूरा चेक रखती है, उन्होंने अपनी ये स्कीम कर दी। तो स्कीम्स तो खूब सारी करी है, वही बात है ना कि है तो लोगों के ऊपर ही ना, वो किस प्रकार से खाना खाना पसंद करते हैं, किस टाइप की चीजें खाते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर उन्होंने खूब खूब करी है। ठीक है भाई, तो ये भी आपका आर्टिकल था, यह लर्न कर लीजिएगा। अगला आर्टिकल है हमारा पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस। देखो भाई, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी MP यहाँ पर रिश्वतखोरी करता है, सांसद यहाँ पर, तो उसको विशेषाधिकारों में काउंट नहीं किया जाएगा। 7 जजेस की अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, जिसके हेड हमारे DY चंद्रचूड़ थे। उन्होंने बोला कि भाई ब्राइबरी अगर आप करते हो, आप अगर कभी भी रिश्वतखोरी का सामना करते हो, तो यहाँ पर सांसदों को आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं दी जाएगी, उन पर आपराधिक मामला चलेगा, ठीक है। और ये पूरा आपराधिक मामला जुडिशियल रिव्यू के लिए रहेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है क्या रहेगा, इस पे जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर निर्णय ले सकती है, देखेगी इसको सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है। तो ये लॉ एक बनाया गया, इसके ऊपर चेक रखा जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 105 में साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 194 MLAs को देता है और आर्टिकल 105 MPs को देता है, लेकिन कोर्ट यहाँ पर आके चेक रख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज है, ये वाला आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है भाई, पढ़ लो आप इसको यहाँ तक। तो आपको एक तो ये दोनों आर्टिकल्स याद करने हैं, क्योंकि इन दोनों आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 105 किससे डील करता है और आर्टिकल 194 सीधा क्वेश्चन आता है कि किस किस से डील करता है, ठीक है। तो देखिए भाई, होता क्या है कि अगर मैं पहले के टाइम की बात करूं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो होते हैं, मतलब कि ब्रिटेन में, जैसे वहां होता है, भारत के पास संसद और राजा के बीच संघर्ष के बाद निहित परंपरागत और एक तरफा अधिकार नहीं होते हैं। इंडिया में नहीं होता कि भाई पार्लियामेंट और किंग के बीच में, बिकॉज इंडिया में किंग का रूल है ही नहीं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यकता परीक्षण, नेसेसिटी टेस्ट बताया है, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी संसद सदस्य को अपना विशेषाधिकार प्रयोग में लाना है, तो उसे संबंधित विशेषाधिकार ऐसे होने चाहिए जिसमें वो अपने कामों को सही से कर सके, ठीक है। तो ये चीज है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर, ये न्यायालय ने ये भी बोला है कि किसी भी विधि निर्माता, मतलब जो कोई भी रूल बना रहा है, उसे स्थिति में कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि अगर उसने रिश्वत ली है, लेकिन उसने अपना मत अपनी बुद्धि विवेक या संबंधित राजनीतिक दल की दिशा के अनुसार किया है, ना कि रिश्वत देने वाले के कहे अनुसार, तो ये चीज सही रहेगा, उनको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखा जाएगा, इस पूरे का हवाला दिया जाएगा, और पूरे के पूरे कोर्ट के पास इस चीज की पावर रहेगी। देखो, पार्लियामेंट के पास तो पावर ही है इस चीज में कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया तो उसको, करप्शन किया है, ब्राइबरी ली है, तो उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन कोर्ट के पास भी अधिकार रहेगा, ठीक है भाई। तो इन इन दोनों पे ही काम यहाँ पे कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ हमारे पास एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया था, जिससे गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में सारे करप्शन को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जजेस अपॉइंट करेगी, पूरा केसेस देखे जाएंगे, उस हिसाब से उनको पनिशमेंट होगी, ठीक है, जो कि 6 महीने से 5 साल तक हो सकती है। इसको 2018 में जो है वो चेका देख इसको अमेंड भी किया गया था कि ब्राइब टेकिंग बाय पब्लिक सर्वेंट एज वेल एज ब्राइब गिविंग बाय एनी पर्सन दोनों पे रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेने वाले को ही नुकसान झेलना पड़ेगा, जो ब्राइब दे रहा है वो भी उतना ही बड़ा यहाँ पर समस्या करने वाला व्यक्ति है, तो उसको भी यहाँ पर सजा दी जाएगी। आगे आने वाले टाइम में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना, इंस्टीट्यूशंस को और बेटर करने की कोशिश करना, ये सब स्टेप्स है जो लिए जा सकते हैं। इसमें जो थर्ड स्टेप है वो मैंने लिख दिया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? चाहे आप कितनी भी सैलरी और इंसेंटिव इंप्रूव कर दो, जिन्होंने ब्राइबरी करनी है उन्होंने करनी है, उनको कोई मतलब नहीं है, सैलरी तो उनका छोटा सा जरिया है, असल में तो उनके जो है होता है ना एक, ये तो ऑन द टेबल सैलरी है, अंडर द टेबल कितना है वो तो हमें, आप भी जानते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो वो चीजें इस तरीके से इंडिया में, चाहे हम कितना भी सैलरी इंक्रीज कर लें, लेकिन अब वही है कि हमें आंसर राइटिंग जब करनी होगी तब तो हमको पूरा लिखना ही पड़ेगा चीजें, पर वही है कि रियलिटी में ये चीज नहीं होती।
क्लियर हो भाई यहाँ तक? तो ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करनी है जितना बताया है। ऐसे ही लास्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि इंडिया का 2047 का विजन है एग्रीकल्चर में बढ़ावा देने का। तो वही है, यहाँ पर एग्रीकल्चर में विकसित भारत 2047 तक। फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो यहाँ पर मिनिस्टर है, उन्होंने भी इस चीज को स्टार्ट करते हुए WDRA करके स्टार्ट करा है, ई किसान उपज निधि स्टार्ट करा है, ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके और 2047 तक ये एक विकसित भारत के रूप में बन सके। ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे फार्मर्स को यहाँ पर फेयर प्राइसेस दिए जाएंगे। वेयर हाउसेज होते हैं ना, वेयर हाउसेज क्या होते हैं? वेयर हाउसेज का मतलब होता है गोदाम, भंडार रखने के लिए गोदाम। तो वो भंडार रखने के लिए गोदाम देना, फ्री से 1% उनको मतलब चार्जेस उनके कम कर दिया। अगर उनको भंडारण दिया जा रहा है तो उनके चार्जेस जो है यहाँ पर वो कम लिए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को यहाँ पर बेटर रखा जाएगा, उनकी इनकम बढ़ाई जाएगी। ठीक है, उनको 1% सिक्योरिटी देनी है, पहले 3% हुआ करती थी। ठीक है। ई किसान उपज निधि में क्या है कि आपको कोई भी गिरवी नहीं रखना सामान, कोलैटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, ये सब नहीं होगा। इससे क्या होगा कि फार्मर्स जो है वो थोड़ा इजी रह सकेंगे अपने काम वाम में। ठीक है। फार्मर्स को वरना क्या होता है कि अपनी जो उपज होती है वो फिर कम दामों में बेचनी पड़ जाती है ना, शॉर्टेजेस वगैरह की वजह से। तो वो एक सही रहेगा कि ये चीजें उनको नहीं करनी पड़ेगी इन सब के कारण। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इस चीज से, वेयर हाउसेस बढ़ेंगे, और वेयर हाउसेस में ये बोला गया है कि उनको काफी अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर से मेरा मतलब है कि उनपे प्रॉपरली इंतजाम नजर रखी जाएगी, और FCI पूरा यहाँ पे उनको देखेगा, उनके स्टोरेज एरियाज को। और कोई भी फार्मर यहाँ पर उन स्टोरेज को 6 महीने के लिए 7% इंटरेस्ट रेट पर एनम पे लोन लेकर भी रजिस्टर करवा सकता है। ये भी एक प्रावधान रखा गया है, काफी अच्छी चीज है, जिससे मार्केट इंटीग्रेट हो जाएगा, सारा कुछ ही वहीं से प्रोक्योर किया जा सकता है। ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी इसको काफी इंक्रीज कर दिया है, प्रोक्योरमेंट रेट जो होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने उसको भी अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है भाई। सरकार ने क्या और भी कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं इस पूरे कार्यक्रम में? तो बिल्कुल और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अगर मैं स्पेशली बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर में, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान में क्या होता है, हर एक किसान को जो है अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए जो है आराम से यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मिल जाता है, मतलब 6,000 रुपये मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा, उनको फसल के लिए योजना यहाँ पे दी जाएगी। कृषि विकास योजना, जिसमें उनको कृषि को डेवलप करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म है। किसान की क्रेडिट कार्ड स्कीम है, सॉइल की हेल्थ कार्ड स्कीम्स है, सॉइल को चेक करने के लिए स्कीम, आयुष्मान सहकार, ई नाम, काफी सारी स्कीम्स है। इस तरीके से आप ये नाम वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब स्कीम्स यहाँ पर है। ये आप रीड कर सकते हो। ये सब कुछ स्टार्ट किया गया है क्योंकि ये सारा कुछ एक साथ ही चीजें हैं, जो कि एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस किस चीजों के लिए क्या है। बढ़ते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट केस की तरफ, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी केस। अब देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको सारे केसेस पढ़ के जाने, पर कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जिसमें कोई बहुत बड़ी बात कही गई है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ये केसेस था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जज की यहाँ पर बेंच बैठी थी, और इन्होंने काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर जजमेंट प्रोवाइड करी थी। तो वो क्या है जजमेंट और क्या चीजें हैं उसको देख लेते हैं। बेसिकली ये बोला था कि कोग्निजेबल ऑफेंस अगर आया है तो FIR रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, अगर ऐसा ऑफेंस है जो कि कोग्निजेबल है। ठीक है। तो ये प्रोविजन इसमें FIR के बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ 2013 का जो ये केस था उसमें बोला गया था, FIR अंडर सेक्शन 154 CRPC के FIR जो है वो वहां पे रखवानी जरूरी होगी। तो आप देख सकते हो पहली दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। अब आप थोड़ा सा समझ लो इस चीज के बारे में है क्या बेसिकली, और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो भाई,
एफआईआर क्या होती है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है पुलिस में, अगर कोई ऐसा ऑफेंस आया जो कि कोग्निजेबल है उस केस में। अब ये बात आती है भाई, कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? तो देखो यार, कोग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस जो कि मतलब एफआईआर वर्ड दिखाया नहीं गया है हमारे आईपीसी में, लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वो चीज होनी चाहिए। अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है जो कि कोग्निजिबल इन नेचर है, मतलब कि अ, ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस किसी पर्सन को वारंट के बिना भी अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। वरना क्या होता है कि हमेशा कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। अगर ऐसा ऑफेंस है तो उसमें कोग्निजिबल ऑफेंस जो होगा वहां पर एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाएगा, और उस पर्सन को यहाँ पर बिना पुलिस वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं कोग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है। तो एफआईआर सबसे पहला मौका होता है। रजिस्ट्रेशन एफआईआर की जो होती है ना, वो कैसे होती है? वो सेक्शन 154 में सीआरपीसी के लिखा हुआ है कि एफआईआर होनी जरूरी है, ठीक है। अब तो यहाँ पर जीरो एफआईआर भी हो गई है, ठीक है। मान लो कि उस पुलिस वाले के एरिया में भी नहीं अगर क्राइम हुआ है, फिर भी वो उस एरिया में कर सकता है। ऐसा नहीं कि इस एरिया में क्राइम हुआ है तो इसी एरिया का पुलिस वाला इसको रजिस्टर करेगा, नहीं। कोई और पुलिस स्टेशन भी उसको रजिस्टर कर सकता है, उसे जीरो एफआईआर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब फिर हुआ क्या था कि अब जो है यहाँ पर एफआईआर जो है इंक्वायरी से पहले भी रजिस्टर की जा सकती है। ये ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी केस में बताया गया था। और कोग्निजेबल ऑफेंस आया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी, ऐसा साफ साफ वहां पे लिखा गया था, ठीक है भाई। और अगर मान लीजिए पुलिस नहीं करता है एफआईआर रजिस्टर, तो यहाँ पर आप कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हो, मजिस्ट्रेट उस चीज को ऑर्डर करेगा ये करने के लिए, ठीक है भाई। और जो आप कंप्लेंट लेके जा रहे हो ना मजिस्ट्रेट के पास, वो एफआईआर की तरह ही ट्रीट की जाएगी, और उसके बाद फिर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरा स्टार्ट कर सकता है। तो ये होता है एक स्टेप, ठीक है। बात समझ गए? तो ये कोग्निजेबल ऑफेंस का एक मीनिंग होता है, जो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या है ना। क्योंकि सवाल सीधा सीधा किसी से भी पूछे जा सकते हैं। जब भी एफआईआर रजिस्टर होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पूरी स्टेटमेंट्स लेगी जा करके, और उसके बाद अगर एविडेंस मिल जाते हैं तो चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। उसके बाद अगर वो ऑफेंस हुआ है कैसे है उसके प्रोसेस चलेंगे, अगर नहीं हुआ है तो वो फिर कैंसिलेशन रिपोर्ट आ जाएगी। पर्सन मिला नहीं है तो अनट्रेस्ड रिपोर्ट आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे करके प्रोसेस चलते हैं। ये केस में ही इस बारे में बताया गया था, ये एफआईआर से जुड़ा हुआ केस था। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय, ठीक है। अजय स्कीम जो है, अजय स्कीम, ये अजय स्कीम कहता है कि भाई हमारे जो एससी पीपल है उनको अपलिफ्ट करना है, पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, उनमें लिटरेसी लेके आनी है, उनको स्कूल्स में दाखिला देना, आदर्श ग्राम का बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ठीक है। जो एससी और नॉन एससी पीपल है उनमें जो इतना ज्यादा भेदभाव होता है उनको खत्म करना। तो ये सब चीजें यहाँ पर प्रमोट की जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी थी। सेंट्रल की स्कीम है जिसमें एससी पीपल में लिटरेसी रेट और एससी एनरोलमेंट स्कूल में बढ़ाने के लिए किया गया है। एससी के डोमिनेटेड विलेजेस को आदर्श ग्राम में बढ़ा जाएगा ताकि उनका भी स्टेटस बढ़ाया जा सके, और उनको यहाँ पर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में हेल्प मिले। तो सरकार की ये पूरी स्कीम थी जिसमें इन्होंने बोला कि आगे आने वाले टाइम में 17 स्टेट्स में इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हॉस्टल्स की सुविधा देना सबको स्टेट्स यूटीज में, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और सब एरियाज में इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स, माल न्यूट्रिशन को देखना, ठीक है। सेकेंडरी लेवल, एटलीस्ट सभी एससी चिल्ड्रन सेकेंडरी लेवल तक की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, ये नोटिस करना, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर की जाएंगी। तो ये है स्कीम, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अजय स्कीम, ठीक है। ये अजय जो स्कीम है ना, इसने बहुत सारी स्कीम्स को मिक्स कर दिया है। अब कौन कौन सी स्कीम मिक्स कर दी, अब समझो बात को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, क्योंकि इसी के तहत आदर्श ग्राम बनाए जा रहे हैं, तो ये भी योजना इसी के अंडर आ गई। एससी को सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो भी इसमें मर्ज हो गया। और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, वो भी इसी में, वही हॉस्टल की सुविधा। बाबू जगजीवन राम, ये बाबू जगजीवन राम कौन थे? भारत के पहले लेबर मिनिस्टर। तो ये सारे अब मिक्स और मर्ज करके पीएम अजय स्कीम में आ चुके हैं। तो मेन स्कीम पीएम अजय स्कीम है जिसमें ये सारी चीजों को इंक्लूड किया जा चुका है। तो ये इनिशिएटिव है जो आपको दिमाग में रखना है, जो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है।
इनको आप अपने एग्जाम में नोट कर लीजिए, ये सारे फैक्टेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारी फैक्टेड इन्फॉर्मेशन एग्जाम में सीधा सीधा काम आने वाली है। ठीक है भाई, इनको लिख लो। और आज का जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का है। मेंस का क्वेश्चन है यहाँ पर ललिता कुमारी केस में। ठीक है, वो यही पूछता है कि भाई अगर आपको भारत में क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम कैसा है, आपको क्रिमिनल जस्टिस के बारे में एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप एक एग्जाम्पल ललिता कुमारी केस का भी दे सकते हो। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दोगे, उसमें और कुछ नहीं है। तो बेसिकली यही है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये सारी इंफॉर्मेशन क्रिमिनल की क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो पूरा। बेसिकली ये सारी चीजें लर्न भी धीरे धीरे करते जाइएगा इनको। और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लिख सकते हो। ये सारी की सारी चीजें एग्जाम में सीधा सीधा मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अभी केस के बारे में आपने पढ़ा, अब आप थोड़ा सा क्रिमिनल जस्टिस के बारे में रीड करेंगे अपने आप से, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये लिखना कैसे है। अब देखो थोड़ा सा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में देखो। अब ये कह रहे हैं ना आपराधिक न्याय प्रणाली, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। भारत में वैसे भी इसमें काफी चेंजेस करने की जरूरत है। इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, पहले तो मीनिंग समझाओ। इसमें क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, और जस्टिस सिस्टम में जो गलत लोग हैं उनको पनिशमेंट देना। ठीक है, क्राइम को खत्म करना। तो सबसे पहले अगर मैं बहुत पहले की बात करूँ तो हमारे इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पहले कहाँ हुआ था होता था भाई? स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत में लिखा हुआ था। उसके बाद इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, सिन, पाप। ठीक है, क्रिमिनल और सिविल के बीच में जो डिफरेंस है ना वो साफ साफ बताया गया। गुप्ता लोगों ने जो आए थे, मौर्यंस आए, गुप्ता है, उन्होंने भी अपना धर्मशास्त्र फॉलो किया। फिर ब्रिटिशर्स जब आए, अंग्रेजों ने 1860 में आईपीसी तैयार किया। 1861 में 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तैयार किया। उसके बाद फिर आते आते और लोगों ने इसके ऊपर खूब काम किया। आप कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हो इसकी हिस्ट्री में, जैसे कि मैं कुछ कमीशन के नाम बता देती हूँ। 1993 में आई थी एन एन वोहरा कमेटी, वो आप लिख सकते हो कि एन एन वोहरा कमेटी ने इसके ऊपर बात करी, पॉलिटिक्स में कैसे क्रिमिनलाइजेशन होता है। 2000 में मलीमठ कमेटी आई, ये तो क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में। मलीमठ कमेटी ने जस्टिस के ऊपर बात की कि हम पीड़ितों को कैसे जस्टिस दे सकते हैं। 2003 में रिपोर्ट आई जिसमें जो विक्टिम्स होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको कैसे जस्टिस दिलाया जा सकता है उसके ऊपर बताया। तो ये है हमारे इंडिया का मेन मेन चीजें। अब यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस जो है वो, उसमें पुलिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पुलिस यहाँ पर सब कुछ, क्रिमिनल को पकड़ना, एविडेंस इकट्ठा करना, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना, एफआईआर फाइल करना, सारा कुछ काम देखती है। ठीक है, उसके बाद फिर जुडिशरी यहाँ पर चेक रखती है। तो आपको ये सब एक्सप्लेन करते हुए चलना है, ये ऐसे ऐसे है। फिर उसके बाद प्रिजन्स है भारत के अंदर, प्रिजन्स जो है यहाँ पर वो कन्विक्टेड को रखते हैं। बहुत ज्यादा प्रिजन्स है जो कि अंडर ट्रायल चल रहे हैं, जिन पे अभी तक केस ही सॉल्व नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में लिखा है, आर्टिकल 20 में लिखा है, आर्टिकल 22 में हमारे क्रिमिनल्स और अरेस्ट के ऊपर काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये है हमारा क्रिमिनल सिस्टम। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पूछ रहा है ना यहाँ पर, कानून प्रवर्तन एजेंसी, तो ये आपको एजेंसीज हो गई सारी की सारी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वो सब आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये था आपका इसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है, ताकि एक बहुत ही बढ़िया सा और बेहतरीन आंसर आप लिख सको। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक? तो ये सब आप पढ़िए, इनको लिखिए, अपने नोट्स में ऐड करिए। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और नई चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको भी आप यहाँ पे देखिए। वीकली ऑलरेडी किए जा चुके हैं, उनको आपने देखने आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए करंट अफेयर्स की। नहीं तो जो मेन चैनल है वहां पे भी अपलोड हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो कि भाई वीकली करंट अफेयर्स हमारे लिए कितने जरूरी है। उसमें सारी रिवीजन हो जाएगी आपको और बहुत हेल्प मिलेगा आपको उससे। सो आप लोगों से मेरी यही एक कहना है कि इस पूरे को अच्छे से देखो, पढ़ो, इनके सारी चीजों को लिखो। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।